नमस्कार। आज 7 अगस्त 2025 की कुछ अहम खबरों पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास पर्यावरण, सरकारी योजनाएं, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य, इन सब से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं। तो चलिए समझते हैं कि इन खबरों के असल मायने क्या हैं। जी बिल्कुल। ये खबरें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, बल्कि ये किन बड़े ट्रेंड्स का हिस्सा हैं, उस पर गौर करना जरूरी है। हाँ, तो अच्छी खबर से शुरू करें। नीलगिरी तहर की आबादी वो बढ़ी है। केरल और तमिलनाडु की जो 2025 की गिनती हुई, उसमें कुल 2668 तहर मिले। हाँ, 2668। ये वाकई बहुत अच्छा संकेत है ना? खासकर जब हम लुप्तप्राय प्रजातियों की बात कर रहे हो। ये दिखाता है कि अगर लगातार और फोकस्ड संरक्षण के प्रयास हों, और खासकर जब राज्य सरकारें मिलकर काम करें, तो नतीजे दिखते हैं। लेकिन इसी पर्यावरण के मोर्चे पर एक थोड़ी चिंता वाली खबर भी है। अच्छा, क्या हुआ? प्रशांत तट पर समुद्री सितारे, मतलब सी स्टार्स, उनकी संख्या बहुत तेजी से गिरी है। कितनी तेजी से, मतलब ये गंभीर है। बेहद गंभीर। आप सोचिए, 2013 से अब तक 5 अरब। 5 अरब? हाँ, 5 अरब से ज्यादा समुद्री सितारे एक वेस्टिंग बीमारी की वजह से खत्म हो चुके हैं। बाप रे। और ये सिर्फ एक प्रजाति का नुकसान नहीं, आप समझिए, ये पूरे तटीय इकोसिस्टम का संतुलन बिगाड़ सकता है, जिसका असर फिर पूरी फूड चेन पर पड़ेगा। बिल्कुल, समुद्री भोजन श्रृंखला पर। 5 अरब, ये आंकड़ा तो वाकई हिला देने वाला है। खैर, पर्यावरण से ही जुड़ी एक दूसरी थोड़ी सकारात्मक पहल की बात करते हैं, लद्दाख से। हाँ, श्योक गांव में, वो भी 10 हेक्टेयर बंजर जमीन पर, प्रदेश का पहला बोटानिकल गार्डन बन रहा है। अच्छा। और ये गलवान जाने वाले रास्ते पर है। ये पहल खास है क्योंकि लद्दाख जैसा ऊंचा और आप जानते हैं शुष्क रेगिस्तानी इलाका, वहां बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। तो इस तरह के गार्डन्स वो स्थानीय पौधों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और वन्य जीव संरक्षण में एक और बड़ा ही, क्या कहूं, अनोखा तरीका सामने आया है दक्षिण अफ्रीका से। हाँ, वो राइसोटोप प्रोजेक्ट। राइसोटोप प्रोजेक्ट, गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप डालना, ये सुनने में ही कितना क्रांतिकारी लगता है। हाँ, ये विटवाटरसैंड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। इसमें देखिए, बहुत कम मात्रा में गैंडे के लिए वो पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा। ऐसा रेडियोधर्मी पदार्थ सींग में इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा। अब इसका कमाल ये है कि जो सीमा पर डिटेक्टर लगे होते हैं ना, हाँ। वो इसे आसानी से पकड़ लेते हैं। तो इससे सींगों की तस्करी वो लगभग नामुमकिन हो जाती है। और खतरनाक भी। अरे वाह, मतलब ये तो बहुत ही हाईटेक तरीका हो गया अवैध शिकार रोकने का। बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। कमाल है। अच्छा, इसी तरह के गहन शोध की बात करें तो मेडागास्कर के इंद्री लीमर पर भी कोई स्टडी हुई है। जी, इंद्री लीमर ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं और पहली बार उनके आंत माइक्रोबायोम का विश्लेषण हुआ है। आंत माइक्रोबायोम यानी उनके पाचन तंत्र के अंदर के सूक्ष्म जीव। हाँ, बिल्कुल। उनके गट बैक्टीरिया का पूरा समुदाय। हाँ। और इससे कुछ बहुत ही अनोखे बैक्टीरिया प्रजातियों का पता चला है। अब ये जानकारी उनके खानपान को समझने में, उनके स्वास्थ्य को और अंततः उनके संरक्षण की जो रणनीतियां बनेंगी, उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो एक तरफ ये वैज्ञानिक प्रयास चल रहे हैं और दूसरी तरफ सामाजिक स्तर पर भी काम हो रहा है ना। जैसे असम सरकार ने वो निजुत मोयना 2.0 योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। हाँ, निजुत मोयना 2.0 उनका लक्ष्य है 2026 तक बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करना। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल, महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और इस तरह की योजनाएं जिनमें शायद लड़कियों की शिक्षा या आर्थिक मदद जैसे पहलू हों, वो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए जरूरी हैं। इसी तरह देखिए, केंद्र सरकार भी PAL योजना के जरिए LPG सब्सिडी व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है। पहल यानी वो प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या खास हो रहा है अभी? इसमें जो सब्सिडी है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है ना? हाँ। तो हाल के प्रयासों में 4 करोड़ से ज्यादा जो निष्क्रिय या डुप्लीकेट कनेक्शन थे, उन्हें बंद किया गया है। 4 करोड़? जी। इससे एक तो सरकारी पैसे की बचत होती है और दूसरा ये पक्का होता है कि लाभ सही लोगों तक ही पहुंचे। मतलब सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाने पर जोर है। अच्छा। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, भारत के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय कर रही है वो। हाँ, EVs को लेकर, इलेक्ट्रिक वाहन। जी, 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 30% हिस्सेदारी। ये लक्ष्य भारत की जो प्रतिबद्धता है कार्बन उत्सर्जन कम करने की और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ने की,
उसको दिखाता है। हाँ। हालांकि इसको हासिल करने के लिए कई चुनौतियां भी हैं, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, गाड़ियों की कीमत है, इन सब से निपटना होगा। सही है, लेकिन इसी आर्थिक तस्वीर का एक कह सकते दूसरा पहलू भी दिख रहा है। राज्यों के बीच आय की असमानता वो बढ़ रही है। हाँ, और ये एक चिंता की बात है। आंकड़े यही बता रहे हैं कि जो अमीर राज्य हैं, खासकर दक्षिण और पश्चिम भारत के, वो और तेजी से अमीर हो रहे हैं, जबकि कुछ गरीब राज्य वो पिछड़ते जा रहे हैं। ओह, ये जो क्षेत्रीय असंतुलन है, ये भविष्य में सामाजिक और शायद राजनीतिक चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। जी। तो संतुलित विकास पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। आखिर में स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम जानकारी, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसर पैदा करने वाले वायरस के रूप में फिर से वर्गीकृत किया है। जी, रिक्लासिफाई किया है। ये वर्गीकरण हमें याद दिलाता है कि वायरल हेपेटाइटिस और खासकर हेपेटाइटिस डी कितना गंभीर हो सकता है। ये लिवर कैंसर का एक प्रमुख कारण है और इसकी रोकथाम और इसके इलाज पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ये एक ग्लोबल हेल्थ चुनौती बनी हुई है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ स्थानीय स्तर पर नीलगिरी तहर जैसे संरक्षण की सफलताएं हैं, तो दूसरी तरफ समुद्री सितारों जैसी वैश्विक चिंताएं भी। और लद्दाख में बोटानिकल गार्डन या दक्षिण अफ्रीका में वो राइसोटोप प्रोजेक्ट जैसे नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और इन सबको अगर आप एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। भारत एक तरफ ईवीज जैसे तकनीकी और आर्थिक लक्ष्य साध रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाल विवाह और राज्यों के बीच बढ़ती असमानता जैसी गहरी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से भी जूझ रहा है। हाँ, ये संतुलन साधना, भविष्य शायद इसी संतुलन को साधने में। सवाल यही है कि क्या हम तकनीकी प्रगति के साथ साथ समावेशी विकास भी पक्का कर पाएंगे। ये सोचने वाली बात है।